हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी पहला मैट्रिक्स लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और भी है नीलपोटेंट, इनवॉलेंट्री, हर्मिटियन, अस्क्यू हर्मिटियन, ये सब सारा पढ़ेंगे बारी बारी से। तो एक टॉपिक लिए पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन उठता। तो आइए इसको देखते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई हो जाना चाहिए। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसी के ट्रांसपोज से यानी ए ट्रांसपोज अगर गुना कर देते हैं और अगर आई के बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिंपल, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई। फिर इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट वाइज करके हम लोग देख लेते हैं इसको। इस तरह से हम ऐसा मान लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो +1 होगा या फिर -1 होगा। अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। कैसे होगा? तो अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई होना चाहिए, क्योंकि अभी भी डिफिनीशन में देखे हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई। यहाँ बोला कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू +1 या -1। तो यहाँ पे ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं कि टेक डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई। और आप पढ़ेंगे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी अगर रहा तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है, तो इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का, अब ये जो लिखवाए हैं जाके आप देखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, चाहे फिर एक हेडिंग लगाए होंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में आप देखिएगा तो ये बात मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ऐसे तो सिंपल बात है। ट्रांसपोज में होता क्या है, सारे एलिमेंट को पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, इस तरह से भेज देते हैं। तो उस तरह से भेज देने से तो एक तो डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होता है कि अगर सारे रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में भेज देते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रांसपोज में तो वही हाल होता है। तो इसके वजह से डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज की जगह पे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दीजिएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर +-1। ये और चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट। तो सेकेंड नोट पॉइंट है, और अभी आप देखें कि डिटरमिनेंट ऑफ अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो +1 होगा चाहे -1 होगा। इसका मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फिक्स है, या तो +1 और नहीं तो फिर -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही चलते, क्योंकि कभी तो जीरो होगा नहीं, या तो +1 होगा चाहे -1 होगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब दूसरा नोट पॉइंट है कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
if A is an orthogonal matrix, then A is a non-singular matrix. non-singular matrix और non-singular मैट्रिक्स का दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सारा बात को ध्यान से रखिएगा। मतलब कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो पक्का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट आपका है कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, if A is an orthogonal matrix, then A inverse is equal to A का ट्रांसपोज। अभी सब बात दिमाग में रखिएगा। अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स A ट्रांसपोज के बराबर ही हो जाएगा। अब इस बात को प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोला कि A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होना चाहिए। ऑफ कोर्स डिफिनेशन ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अब A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, तो आप तो ऐसे तो डायरेक्ट सोच सकते हैं डिफिनेशन से कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और AB बराबर I है, देन B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A। यहाँ पे कौन है B के जगह पे? A का ट्रांसपोज है तो A का ट्रांसपोज इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, A का ट्रांसपोज इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। प्रूफ। या फिर भी आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ A इनवर्स से गुना कर दीजिए। अब A इनवर्स से दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा तो आपका ही हो जाएगा A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स इंटू I। अब A इनवर्स इंटू A को हम I लिख सकते हैं और I को तो हम बताए थे कि जस्ट बिहेव लाइक एज वन जैसा बिहेव करता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसी में गुना होगा तो वो मैट्रिक्स खुद रह जाएगा, नहीं कि A का ट्रांसपोज और बराबर आपका यहाँ पे A इनवर्स इंटू I, तो आपका यूनिट मैट्रिक्स जस्ट बिहेव लाइक एज वन, यानी कि ये तो खुद मैट्रिक्स रह जाएगा A इनवर्स, A का ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स। ये आपका प्रूफ। यानी A एक अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ A +1 चाहे -1। अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो पक्का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, चाहे फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कर सकते हैं उसको। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A इनवर्स बराबर A के ट्रांसपोज के बराबर आएंगे। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट, एकदम अच्छे ढंग से समझना है भाई साहब। 4 नंबर जो पॉइंट है आपका, 4 नंबर पॉइंट वो आपका है कि I is an orthogonal matrix। I is an orthogonal matrix। अब कोई भी यूनिट मैट्रिक्स आप उठा लीजिए, 2x2 ऑर्डर का चाहे फिर 3x3 ऑर्डर का, वो पक्का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अब कैसे, तो इस बात का प्रूफ देख सकते हैं कि I is an orthogonal matrix, तो इसका मतलब कि I इंटू I का ट्रांसपोज बराबर निकालते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो फिर तो वही रह जाएगा। अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो उसका ट्रांसपोज निकालेगा तो यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज I ही रह जाएगा। तो I का ट्रांसपोज में तो I स्क्वायर हो जाएगा।
और एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो कि यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और आपको एक इनवर्स मैट्रिक्स में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिएगा तो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इनवर्स कर दीजिए। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप एक मान लीजिए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ए का पावर 7 निकाल रहे हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे ए का पावर 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर पावर 2 करेंगे तो प्रिंसिपल एलिमेंट पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल और डायगोनल के साथ साथ प्रिंसिपल एलिमेंट सब 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कि फिर वही आ गया, यानी कि आई ही रह गया। तो इसका मतलब कि I इंटू आई का ट्रांसपोज किया, आई रह गया। इसका मतलब आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर सब छोटा छोटा एकदम पॉइंट है, लेकिन भेजा में रखने वाला पॉइंट। नेक्स्ट 5 नंबर आपका है कि इफ A is an orthogonal matrix, if A is an orthogonal matrix, then if A is an orthogonal matrix, then A का पावर T यानी A ट्रांसपोज is also an orthogonal matrix. Is also an orthogonal matrix. अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है then A का ट्रांसपोज is also an orthogonal matrix. अब इस बात को कैसे देखेंगे, ध्यान दोगे अच्छे ढंग से एकदम। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दैट मींस A इंटू A का ट्रांसपोज बराबर आई। को दिक्कत अब कुछ देर के लिए A ट्रांसपोज यानी इसको हम कुछ देर के लिए B मान लेते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे 2 बार तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। और A का ट्रांसपोज को हम B माने हैं तो यहां से यानी कि B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब A के जगह पे B का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका A के जगह पे B का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, तो B का ट्रांसपोज इंटू B बराबर आई। हेंस दैट इम्प्लाई B इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हेंस प्रूफ। और B किसको माने हैं, तो B माने हैं A ट्रांसपोज का। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सारे पॉइंट को आप बढ़िया ढंग से विथ एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछेगा तो अवश्य बनेगा, निश्चित। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। पांच पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट कि इफ A एंड B दो मैट्रिक्स है, इफ A एंड B बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर then A B दोनों को गुना कर देंगे तो इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर A and B both are orthogonal matrix of same order, then AB is also an orthogonal matrix. अब इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि A इंटू A का ट्रांसपोज करेंगे तो I मिलेगा। एंड B इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि B इंटू B का ट्रांसपोज करेंगे तो भी I मिलेगा।
और हमसे पूछ रहा है कि ए बी इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस बात को प्रूव करना है हमको। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि लेट ए बी गुना किए दोनों मैट्रिक्स को और ये सी के बराबर आया। अब हम सी इंटू सी का ट्रांसपोज चेक करते हैं। अगर आई आ गया तो मतलब सी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। सी का मतलब ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सी का मतलब ए बी इंटू सी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, यहां आपका ए बी प्रॉपर्टी लग जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी इंटू बी का ट्रांसपोज आई लिखेंगे और आई किसी मैट्रिक्स में गुना होगा तो मैट्रिक्स खुद रह जाएगा, यानी कि आई इंटू ए आपका ए रह जाएगा, फिर ए इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई लिख देंगे। इसका मतलब सी इंटू सी का ट्रांसपोज किया आई आ गया। दैट मीन्स इसका मतलब आया कि सी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बाकी तो आप सबका प्रूफ कर लेंगे, कैसा हम दे दिए हैं कि अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा देन ए बी इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सी बोले तो सी किसके बराबर है? ए बी के बराबर, तो ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 6 एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 नंबर, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, एंड लास्ट नंबर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एंड लास्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी, नोट पॉइंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है, तो इसको बढ़िया से पहले समझना है कि इफ मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए जो है वो आपका है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इफ एक मैट्रिक्स ये है देन अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि A इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं इसका। सॉरी, इफ ये इतना बता देता है कि इफ एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का एंड इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बता दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं। नोट पॉइंट में पहले निकालेंगे उसके बाद लिखेंगे, अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो देन ए इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कि देन ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई होना चाहिए, सिंपल है। देखो अब ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई होना चाहिए, तो ए तो आपका है सीधा सीधी A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 और इंटू इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम में चल जाएगा, यानी A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ऐसा ट्रांसपोज कीजिएगा तो पहला रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम में, बराबर आई होना चाहिए। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसको हम आपस में ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं। मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो पहला रो पहला कॉलम में गुना होगा, ठीक। तो पहला रो पहला कॉलम में गुना कीजिएगा तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। फिर ये दूसरा कॉलम में गुना होगा तो A1 B1 A2 B2 A3 B3, यानी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। थर्ड कॉलम में A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, गुना करने के लिए आता है, आप कर ले सकते हैं। फिर दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा B1 A1 B2 A2 B3 A3, तो उसको उलट के भी लिख सकते हैं, B1 A1 को A1 B1 लिख सकते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3।
फिर ये दूसरा कॉलम में गुना होगा तो सीधा सीधे b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। फिर ये थर्ड वाला में गुना होगा तो आपका आ जाएगा b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3। इसी तरह से आपका इसमें गुना होगा तो आपका a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3, b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3। फिर आपका थर्ड में चल जाएगा यानी कि c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर बराबर आपका आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसा अब हम कंपेयर करेंगे। अब यहां पे गौर से देखिए तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो हमारा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उधर से कंपेयर करेंगे तो 1 के बराबर होगा, बाकी जितना बचा है सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगा, इस चीज को देखिए, इसको मिटा रहे हैं। कंडीशन क्या आ जाएगा कि ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पे ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। कंपेयर कीजिए, यानी कि b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर बराबर 1। यहां से ये 3 कंडीशन आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर बराबर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर बराबर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर बराबर 1। अब बाकी तो सबको कंपेयर कीजिए, इसको उठाइए तो 0, ये उठाइए 0, ये उठाइए 0, इसको कीजिए 0, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो गौर से देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, उसी तरह से ये सेम, ये सेम। तो यहां से अगर उठाते हैं तो आपका एंड इसके साथ साथ एक और आया रिजल्ट कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये भी 0 है। फिर आपका ये भी 0 है, b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 बराबर आपका ये c1 वाला भी 0 है, a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 बराबर 0। तो 3 और 3 6 कंडीशन है, 3 कंडीशन ऊपर से और 3 कंडीशन नीचे से, मतलब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है पहला रो में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तब उस केस में अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर बराबर 0, a2 का स्क्वायर प्लस 1 a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर 1, a3 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर c3 ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर बराबर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर बराबर 1। अब ये बात क्या है नोट पॉइंट लायक, इसको आप बढ़िया से, इसको हम क्या करेंगे कि वेक्टर से कंपेयर करेंगे, वेक्टर से। अब वेक्टर से आप सही सुन रहे हैं कि मैट्रिक्स में वेक्टर कहां से आ जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए कहां से, दैट इज आपने उस मैट्रिक्स ए को माना है ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसको क्या कीजिए कि रो वाइज या कॉलम वाइज वेक्टर मान लीजिए। जैसे अगर 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप रो वाइज या कॉलम वाइज वेक्टर मान लीजिए। पहला रो को आप v1 वेक्टर मानकर
उसका कंपोनेंट मान लीजिए, दूसरा रो को V2 वेक्टर मान के कंपोनेंट मान लीजिए, तीसरा रो को V3 मान लीजिए, यानी कि लेट V1 वेक्टर इज इक्वल टू इस तरह से A1I प्लस A2J प्लस A3K। V2 वेक्टर आप मान लीजिए B1I प्लस B2J प्लस B3K। V3 वेक्टर मान लीजिए C1I प्लस C2J प्लस C3K। इस तरह से V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर मान लीजिए। मतलब कि नोट पॉइंट हम यही कहना चाह रहे हैं, नोट पॉइंट में क्या है मेरा 7वां नंबर जो नोट पॉइंट था उसी को लिख रहे हैं यहाँ पे। वो आपका है कि रोज या कॉलम ऑफ ए 3x3 ऑर्डर, ऐसे 3x3 ऑर्डर पे प्रूव किए हैं, वैलिड है सबके लिए, 2x2 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर सबके लिए वैलिड है। रोज या कॉलम ऑफ ए 3x3 ऑर्डर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, थोड़ा सा यहाँ पे कैन बी treated as a mutually, rows and column of a 3x3 order orthogonal matrix can be treated as a component of three mutually perpendicular unit vector। इसको हम बोल भी देते हैं, थोड़ा पहले दिख रहा होगा तो बढ़िया से लिख लीजिएगा कि रोज एंड कॉलम ऑफ ए 3x3 ऑर्डर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज ए कंपोनेंट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब इस बात को कैसे कराए कि अगर 3x3 ऑर्डर का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वैलिड सबके लिए, हम प्रूव किए 3x3 ऑर्डर। तो अगर 3x3 ऑर्डर का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका रो वाइज या फिर आपकी मर्जी कॉलम वाइज, जैसे आपको सुविधा हो जाए। तो रो वाइज हम 3 को, जैसे मान लीजिए पहला रो का एलिमेंट उठा लेंगे तो उसका कंपोनेंट बना देंगे V1 वेक्टर का, A1I, जैसे A1 A2 A3 है तो उसको हम वेक्टर मान लेंगे A1I A2J A3K। दूसरा रो को हम दूसरा वेक्टर मान लेंगे B1I B2J B3K। तीसरा रो को तीसरा वेक्टर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? और तीनों क्या मानाएगा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर ही चलते हैं कि अगर V1 वेक्टर है तो V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर आप 1 प्रूव करके लाए तो यानी V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। मतलब कि यहां से जो बात निकल के आ रहा है, कि दैट मीन्स यहां से सीधा अर्थ निकल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर जो आपका है वो 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर भी आपका 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ V3 वेक्टर भी आपका 1। अब यहां से V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो V1 अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर का 1। तो इसका मतलब कि V1 V2 V3 यूनिट वेक्टर है, ये तो प्रूव हो गया। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब V1 डॉट V2 कीजिए, V1 डॉट V2 तो A1 V1 A2 V2 A3 V3। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा तो डॉट प्रोडक्ट V1 डॉट V2 निकालिए तो A1 V1 A2 V2 A3 V3। तो A1 V1 A2 V2 A3 V3 करेंगे तो 0 है। और किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, वेक्टर A डॉट B अगर 0 है, इसका मतलब कि A B से परपेंडिकुलर है।
तो v1 डॉट v2 जीरो, v2 डॉट v3 भी जीरो, v1 डॉट v3 भी जीरो। अब v1 डॉट v3 कीजिए, तो v1 डॉट v3 कीजिएगा तो a1c1 a2c2 a3c3, a1c1 a2c2 a3c3 जीरो। तो इसका मतलब कि अगर फिर से इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 7 नंबर, कि अगर कोई ए एक 3x3 ऑर्डर का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये बता देगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर आप पता लगा लिए, तो उस केस में आप रो वाइज 3 गो वेक्टर मान लीजिए या फिर कॉलम वाइज 3 गो वेक्टर मान लीजिए, और वो तीनों वेक्टर जो होगा वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एंड तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि प्रूव किए हैं भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तीनों के एक साथ तो जीरो है। वो बात आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज क्यों, आराम से सोचिए, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, प्रॉपर्टी लिखवाएं। तो अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो जो रो में है वो कॉलम में चल जाएगा, तो कॉलम के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो भी तो है, और वो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फिर उसका रो वाइज आप ले लीजिए 3 गो वेक्टर, और वो तीनों वेक्टर जो होंगे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड यूनिट वेक्टर होगा। तो 7 नंबर बात यही है। अब इस 7 नंबर बात से क्वेश्चन कितना सुंदर सुंदर उठता है उसको आप देखें। क्वेश्चन आपका कि इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 एंड ए सी प्लस बी डी बराबर 0, देन आप निकाले ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू व्हाट। अब ये आप देखेंगे तो ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा कि भाई साहब ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सीधे बोल दिया कि ए बी सी डी रियल नंबर है और ऐसा ऐसा कंडीशन दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 एंड ए सी प्लस बी डी बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, तो ये क्या बताना चाह रहा है। अगर हम बोले कि ये जो ए बी सी डी जो है वो एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 2x2 ऑर्डर का। अब अगर ए बी सी डी 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लिए हैं तो इस केस में देखिए, तो अगर पहला रो को अगर हम v1 वेक्टर मान लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, इसका मतलब कि ये एक यूनिट वेक्टर है। फिर उसी तरह से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी v2 वेक्टर के लिए अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये भी यूनिट वेक्टर है, तो ये भी रो वाइज लिए हैं, तो रो वाइज लिए तो ये भी एक यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है। अच्छा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगा के देखते हैं तो ए सी बी डी 0 है, तो इसका मतलब कि भाई साहब रो वाइज ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर आ रहा है, दोनों को v1 डॉट v2 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो रो वाइज चाहे फिर कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज अगर हम वेक्टर मान लेते हैं, इससे अगर मान लेते हैं ये वेक्टर एक वेक्टर ये, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर v1 होना चाहिए। और अगर ऐसे मान लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लगाइएगा तो ए बी प्लस सी डी बराबर 0, तो दोनों आपका आंसर आ गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी 0 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से बना दिए। तो इसका यूज इस तरह से रहता है कि आप ऐसे देख, जैसे एक बार दिमाग में जाना चाहिए था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन दे रहा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर बन दे रहा था, आपको सोचना चाहिए था कि अगर किसी भी
एक 4 गो एलिमेंट दिया था, तो अगर 2x2 ऑर्डर का माने तो अगर एक रो में ए भी रख दे तो उसका तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर बन जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी 1 है, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट भी लगा के देख रहे हैं, एसी बी डी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो रो वाइज और कॉलम वाइज कोई भी उठा के आप रो वाइज अगर मान लेते हैं यूनिट वेक्टर, चाहे कॉलम वाइज मान लेते हैं यूनिट वेक्टर, अगर ऑर्थोगोनल है तो पक्का यूनिट वेक्टर होंगे और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। क्या है ध्यान दोगे कि इफ 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा माइनस बीटा बीटा गामा माइनस गामा प्लस गामा, यहां आपका माइनस बीटा का इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू व्हाट। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को पैक कर करके देखिएगा। अब इसमें देखिए, जब ये बता दिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल है तो हम तीनों वेक्टर को यानी तीनों रो को हम 3 वेक्टर बना सकते हैं और तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर ऐसे करते हैं, पहला रो को अगर वेक्टर मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इस तरह से जा रहा है, मतलब इंटरमिंगल हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा ढेर सारा इक्वेशन आ जाएगा। जब ये ऑर्थोगोनल है ही है तो इस चीज को हम क्यों ना कॉलम बाय, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके वाइज ले रहे हैं, आंसर दोनों तरफ से आएगा। तो अगर हम कॉलम वाइज वेक्टर मान लेते हैं कि ये v1 ये v2 और ये v3, तो आप आसानी से देखिए, अब कॉलम वाइज लीजिए चाहे रो वाइज लीजिए, होगा तो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर यहां से होता है तो यहां से आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आपका सीधा सीधी हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे भाई आप मैग्नीट्यूड जानते हैं, अंडर रूट ऐसे कीजिएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, इस तरह से, और यूनिट वेक्टर होगा कंफर्म तो 1, फिर आप रूट हटा दीजिए स्क्वायरिंग 1 बोथ साइड करके तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, खाट से आंसर आ जाएगा। फिर सेम लॉजिक से v2 भी यूनिट वेक्टर होगा तो 4 बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर या 6 बीटा स्क्वायर, तो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। सेम लॉजिक से v3 भी यूनिट वेक्टर होगा तो गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर यानी 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, इस तरह से आ जाएगा। अब इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपने ऐसे मान लिया तो क्या इसको इस तरह से गुना करके देखते हैं, v1 डॉट v2 करेंगे तो 0 आना चाहिए क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए 0 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0। अच्छा v2 डॉट v3 भी कर लेते हैं तो 2 बीटा गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा, तो माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा माइनस 2 बीटा गामा और प्लस 2 बीटा गामा 0, मतलब v2 और v3 भी परपेंडिकुलर है। v1 डॉट v3 कर लीजिए तो 0 इंटू गामा 0 माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा 0। इसका मतलब कि कॉलम वाइज हमने 3 गो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर माना और खट से आंसर लिख दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे इतना सारा प्रॉपर्टी सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपका कहीं नहीं पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में नहीं, इवन एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। इतना अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप पूर्णतः रूप से कंप्लीट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसी का नेक्स्ट लेके आएंगे, जो भी आइडेंपोटेंट इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स वो सारा आपको एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद जय भारत।